एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को फिज़िकली, मेंटली या फिर वर्बली अब्यूज़ करता है तो इस तरीके के एक्शंस को हम रैगिंग कहते हैं। बहुत लोग रैगिंग को इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर कोई सीनियर जूनियर के साथ कर रहा है उसी को हम रैगिंग बोलेंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बैचमेट्स भी रैगिंग कर सकते हैं। जो लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अगर वो एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं या इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो उसे रैगिंग माना जाएगा। और ये जो रैगिंग होता है इट कैन हैपन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कैसा इंसान दिखता है, कैसा उसका स्किन कलर है, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, जेंडर क्या है, एथनिसिटी क्या है, कौन सी भाषा बोलता है, नेशनैलिटी क्या है, रीजनल ओरिजिन क्या है, क्या लैंग्वेज बोलता है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस या फिर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मोस्टली ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं इन डूइंग द रैगिंग। इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से अपना असाइनमेंट कराता है या फिर वो ग्रुप करके जो है उस बच्चे को कॉलेज की एक्टिविटीज़ के अंदर, कैंपस की एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट नहीं लेने देते, तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम रैगिंग बोलते हैं। हमारा जो लॉ है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रैगिंग को पनिशमेंट देता है, जैसे कि फिज़िकली अब्यूज़ करना, सेक्सुअली अब्यूज़ करना या फिर होमोसेक्सुअल असॉल्ट, स्ट्रिपिंग, फोर्सिंग ऑब्सीन एंड लूड एक्ट्स। तो इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए जो है पनिशमेंट मिलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉज गवर्निंग रैगिंग इन इंडिया। सबसे पहला लॉ तो है इंडियन पीनल कोड। देन वी हैव यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009 एंड अदर इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक रेगुलेशंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कमिटीज़ जो कि हर कॉलेज में बनाई जाती हैं फॉर द रैगिंग पर्पजेज़, कि ऐसी एक्टिविटीज़ तो ना हो या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो सबसे पहली कमेटी जो है वो है एंटी रैगिंग कमेटी। इस कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं विच इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, फर्स्ट इज़ द हेड ऑफ द कॉलेज यानी जो कॉलेज का प्रिंसिपल है या फिर डीन है। सेकेंड इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पुलिस, देन लोकल मीडिया, एनजीओज जो कि यूथ के राइट्स के लिए काम कर रहे हो, देन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पेरेंट्स, फैकल्टीज़, स्टूडेंट्स और इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ। ये सब लोग इस कमेटी का पार्ट होते हैं। अब ये कमेटी काम क्या करती है? सबसे पहला तो काम ये होता है कि ये इंश्योर करती है कि जो कॉलेज है वो इंडिया के अंदर जो भी रैगिंग से रिलेटेड लॉज है उनको फॉलो करती हो। तो इसका सबसे पहला काम तो है ये देखना कि कॉलेज जो है वो सारे जो लॉज हैं इंडिया के अंदर इन रिगार्ड टू रैगिंग वो सब फॉलो कर रहा है। इसके बाद वो मॉनिटर करती है एंटी रैगिंग स्क्वाड की एक्टिविटीज़ को। एंटी रैगिंग स्क्वाड क्या है ये अभी हम समझेंगे इसके बाद ही, कि वो क्या काम कर रहा है, वो ढंग से काम कर रही है, यानी उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, रिकमेंडेशंस लेना एंटी रैगिंग स्क्वाड से इन रिगार्ड टू टेकिंग द फाइनल डिसीजन इन अ रैगिंग इंसिडेंट। तो जैसे ही कोई रैगिंग का इंसिडेंट हुआ है तो एंटी रैगिंग स्क्वाड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो ही एडवाइस करती है इस कमेटी को कि वो कैसे एक्ट करे, क्या पनिशमेंट दे। तो हम समझ लेते हैं कि एंटी रैगिंग स्क्वाड है क्या और ये क्या काम करती है। तो ये जो एंटी रैगिंग स्क्वाड है इसे कौन बनाता है? इसके अंदर जो लोग हैं उन्हें नॉमिनेट करता है कॉलेज का हेड यानी प्रिंसिपल या फिर डीन जो है वो स्क्वाड के लोगों को नॉमिनेट करता है। अब इसमें कौन कौन लोग होंगे? इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के और वॉलंटियर्स होंगे। तो ये सब मिलकर जो है एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाता है। अब ये जो एंटी रैगिंग स्क्वाड है वो काम क्या करेगा? सबसे पहले तो जहाँ पर भी ये रैगिंग का इंसिडेंट हुआ है ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करता है। तो जैसे ही रैगिंग के इंस्टीट्यूट की कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी रैगिंग का इंसिडेंट सामने आया है, एंटी रैगिंग स्क्वाड वहाँ पहुँचेगा, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने स्टार्ट हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, सब कुछ। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, इसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाता है और इसको कहाँ पे सबमिट करता है? एंटी रैगिंग कमेटी को अपनी रिकमेंडेशंस के साथ, कि भाई ये हुआ था, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ये सज़ा मिलनी चाहिए, किसकी गलती है, सारी रिकमेंडेशन इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर होती है और किसको दी जाती है? एंटी रैगिंग कमेटी को। इसके साथ साथ जो ये एंटी रैगिंग स्क्वाड है ये सरप्राइज़ विजिट्स देता है
इंस्पेक्शन करता है उन जगहों पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि रैगिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्टल के अंदर आफ्टर कॉलेज काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरीके की रैगिंग की एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, तो उस जगह जाके सडनली इंस्पेक्शन करना, देखना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कमिटी जो है वो होता है एक मेंटरिंग सेल। तो हर एकेडमिक ईयर के ख़त्म होने के बाद एक मेंटरिंग सेल बनाया जाता है जिसके अंदर जो कॉलेज के लोग होते हैं वो ही वॉलंटियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेकेंड ईयर का बच्चा है वो वॉलंटियर करता है कि मैं मेंटर बनना चाहता हूँ, मैं हेल्प करना चाहता हूँ उन बच्चों की जो कि अभी कॉलेज नए नए ज्वाइन करेंगे। और ये जो मेंटरिंग सेल है ये हर इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, हर कॉलेज के अंदर होता है। अब ये जो मेंटरिंग सेल है बेसिकली यू कैन सी कि इट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेंटरशिप टू द फ्रेशर्स और द न्यू स्टूडेंट्स, कि भाई वो नए नए कॉलेज में आए हैं, उन्हें कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनको मेंटरिंग सेशंस लेना, समझाना कि कैसे कॉलेज चलता है, कैसे कॉलेज में काम होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, किस तरीके से पूरा एकेडमिक सेशन डिवाइडेड है, इस सब के बारे में बताना। तो ये तो हो गया कि मेंटरिंग सेल क्या होता है। लेकिन एक होता है मेंटरिंग सेल ऑन रैगिंग। ये क्या होता है, ये क्या काम होता है? तो हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक मेंटरिंग सेल ऑन रैगिंग होता ही है। अब इस मेंटरिंग सेल का काम क्या होता है, ये क्या करता है? सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल दी कॉलेजेस एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएटेड हैं, तो ये जो है उन्हें एडवाइस करेगा, बताएगा, इन कॉलेजेस से रिपोर्ट्स लेगा ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंटरिंग सेल कि वो क्या काम कर रहे हैं, रैगिंग के रिगार्ड में क्या काम कर रहे हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड और जो एंटी रैगिंग कमेटी है वो क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद ये रिव्यू करता है एफर्ट्स ऑफ द कॉलेज टू पब्लिसाइज एंटी रैगिंग मेजर्स, कि किस तरीके से आप पब्लिसाइज कर रहे हो। साथ साथ जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने कॉलेज ज्वाइन किया होगा आपसे एक एफिडेविट साइन किया कराया होगा जहाँ पे आपके पेरेंट्स और आपने साइन किया होगा कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है पब्लिसाइज करने का कि इस कॉलेज के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता, ये ना किया जाए वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसके साथ साथ ये अमेंड करते हैं बाय लॉज ऑर्डिनेंसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ताकि वो ये इंश्योर कर सकें कि एंटी रैगिंग जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनको ध्यान में रख के ही सारा काम किया जा रहा है। तो अब हम समझ गए कि कौन कौन सी वो कमिटीज़ हैं जो हर कॉलेज के अंदर बनाई जाती हैं टू प्रिवेंट रैगिंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए ये सारी जो कमिटीज़ हैं वो मिलके काम करती हैं। लेकिन अगर आपके साथ रैगिंग का इंसिडेंट हुआ है इवन आफ्टर दिस कमिटीज़, इवन आफ्टर टेकिंग सो मैनी स्टेप्स, तो फिर इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कैसे फ़ाइल करेंगे? इसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला और बेसिक तरीका तो ये है कि आप जाके कॉलेज अथॉरिटीज़ के पास इसके अगेंस्ट कंप्लेन करें, या फिर इसके अलावा आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर या फिर पुलिस के पास जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर हम नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यह हेल्पलाइन नंबर सेटअप किया है। द नंबर इज़ 1800180552, या फिर आप इनका ईमेल एड्रेस विच इज़ helpline@antirragging.in, इसके ऊपर जाके भी आप रैगिंग के इंसिडेंट के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक वेब पोर्टल सेटअप किया है जिसके ऊपर जाके आप एक ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इसके रिगार्ड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे आपका नाम, कॉलेज का नाम, क्या हुआ, पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसकी डिटेल्स। तो जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स देंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यू कैन ऑल्सो ट्रैक द इन्फॉर्मेशन कि आपकी जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए आप अपनी कंप्लेंट जो है उसे
ट्रैक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ट्रैक कंप्लेन। इसके अलावा आप एंटी रैगिंग स्क्वाड को भी कंप्लेन कर सकते हो। तो जो एंटी रैगिंग स्क्वाड है वो इंक्वायरी कमिट करेगा, उसके बाद उस इंक्वायरी को एंटी रैगिंग कमेटी के पास जो है सबमिट करेगा, सारा इंसिडेंट देखेगा, सीवियरिटी देखेगा, तो उन्हें भी आप जाके डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सभी ऑप्शंस में ऐसा लग रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम आउट एंड कंप्लेन अबाउट इट, तो आप डायरेक्टली जाके अपने किसी फैकल्टी मेंबर को या फिर हेड ऑफ द कॉलेज को जाके भी रैगिंग की कंप्लेन कर सकते हो कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो दिस इज़ दी मोर अप्रोचेबल थिंग। तो अगर सबसे पहला स्टेप आप लेना चाहते हो तो वो आप सीधा जाके अपने फैकल्टी मेंबर को या फिर डायरेक्ट हेड ऑफ द कॉलेज को भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कई बार रैगिंग के जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो उस केस में पुलिस के पास भी कंप्लेंट की जाती है, एफआईआर फाइल की जाती है। उसके बाद जो पुलिस है वो इंक्वायरी स्टार्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं उस केस के अंदर वो लेती है। अब हम ये तो समझ गए कि कंप्लेंट कैसे फाइल की जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन लॉज का मिसयूज़ भी होता है। तो वो पर्सन जिसके अगेंस्ट रैगिंग के आरोप लगाए गए हैं वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है विद द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी तो वो इसके अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकता है। तो यू कैन फाइल एन अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कॉलेज अफिलिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो अगर आप उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो देन इन दैट केस यू कैन फाइल एन अपील टू द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हंसराज कॉलेज है उसके अंदर कोई रैगिंग की एक्टिविटी हुई और उसके डिसीजन से वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो पर्सन क्या करेगा, एक अपील फाइल करेगा टू द वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो अपील है इट कैन बी फाइल्ड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप यूनिवर्सिटी के चांसलर के पास अपील फाइल कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फाइल एन अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स कौन से हो गए, जैसे IITs, एम्स, NITs, तो ये सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर उनके डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो इन दैट केस यू कैन फाइल एन अपील टू द चांसलर और चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से आप उनके डिसीजन के अगेंस्ट भी चैलेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो फाइनल है, उसके अलावा जो सामने वाले का जो है उसे वो पनिशमेंट भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सो वी अंडरस्टूड कि राइट्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, किस तरीके से कंप्लेंट फाइल करना है, किस तरीके से अपील फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर ये एक्टिविटी प्रूव हो गई है, रैगिंग हुई थी ये प्रूव हो गई है, तो जिसने ये रैगिंग की थी उसे पनिशमेंट क्या मिलेगी, उसे सज़ा क्या मिलेगी। तो ये जो सज़ा मिलती है ये डिपेंड करती है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया था, क्या एक्टिविटी की थी। सपोज़ कि बहुत ज़्यादा ग्रेव नेचर का नहीं था इंसिडेंट, तो उस केस में उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, उस वैसी पनिशमेंट मिलती है, जैसे सस्पेंशन फ्रॉम द कॉलेज या फिर सस्पेंशन फ्रॉम द हॉस्टल। लेकिन कई बार मामला काफ़ी सीरियस हो जाता है और पुलिस कंप्लेंट फाइल हो जाती है। इन दैट केस सबसे पहले FIR फाइल होगी। ये जो FIR है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर फाइल की जाती है। इसके अंदर आपको उन ऑफेंसेस के लिए जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, किसी का मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना या फिर ब्लैकमेल करना, इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए भी आपको सज़ा मिल सकती है अगर आपने इस तरीके का सीरियस इंसिडेंट किया है, सीरियस एक्शन किया है। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.